अच्छा, स्मैकडाउन से शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन जो ओपनिंग हमको देखने को मिलती है वो क्लैश एट द कैसल के अंदर मैच था ना, शेमस और गंथर का, तो उसी को कुछ मिला जुला के 6 मैन टैग टीम मैच होता है, इंपीरियम, शेमस, रिज एंड बुच का। अब थोड़ी सी आपको हवा आ जाए तो भाई उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखो भाई, ये मैच बहुत बढ़िया था, मतलब कि 6 मैन टैग टीम मैच के हिसाब से मैंने आपको कहा कि मैं ज़्यादा कोई बड़ा फेवरेट नहीं होता टैग टीम मैचेस का, और मल्टी पर्सन का तो नहीं होता, मेरे को सिंगल्स मैचेस में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वो जो पूरे मैच में शेमस को हॉट टैग दिलवाने की जद्दोजहद थी, उस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। और जब शेमस रिंग के अंदर आते भी हैं, जिस तरीके से क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था भाई, एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग है जो शेमस सोन के बेबी फेस रन के टाइम पर आती थी, जिस टाइम पर वो पहले WWE, मतलब आज से 8-9 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर जब हमें शेमस देखने को मिलते थे, वो आ रहे हैं भैया बेबी फेस की तरफ, वैसा बिल्कुल क्राउड ने आज रिसीव किया। बट जो मैच का रिजल्ट था वो मेरे को बड़ा अलग लगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि क्लैश एट द कैसल के अंदर अगर शेमस और गुंथर का मैच है और गुंथर जीते तो यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जीतने की, लेकिन ट्रिपल एच की बुकिंग यहाँ पे इंपीरियम के डबल टीम मूव के साथ में विक्ट्री हो गई इंपीरियम वाली टीम की, यानी कि गुंथर की टीम यहाँ पे जीत गई है। अब मुझे इनकी राइवलरी देखने में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अभी तो इनके बीच सिर्फ एक मैच हुआ है, और डेफिनेटली अब जब आगे आगे अपनी फ्यूड को प्रोग्रेस करेंगे हमको उसको देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ओपनिंग वही है, ट्रिपल एच ने कोई बहुत बैंगर नहीं रखी, ये सोच के कि हम कुछ हमेशा बड़ी चीज़ रखें, 6 मैन टैग टीम मैच रखा, और मैचेस आपको पता ही है ऐसे होता है कि जब वो हो जाते हैं उसके बाद हम उसको रेट करते हैं। तो मुझे इस मैच को देखने में मज़ा आया, और कुछ यूनिक ओपनिंग ट्रिपल एच ने करने की कोशिश करी है। इसके बाद गाइस हमको रकेल एंड आलिया वर्सेस टॉक्सिक अट्रैक्शन का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं बोलने के लिए, विक्ट्री यहाँ पर हो जाती है जो टैग टीम चैंपियंस है रकेल एंड आलिया की। इसके बाद आता है फेटल 5 मैच शो के ऊपर, सोनिया डेविल वर्सेस नटालिया वर्सेस ज़ाया ली वर्सेस लेसी एवंस वर्सेस रोंडा राउजी, एंड जो भी इस मैच को जीतेगा उसको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक्सट्रीम रूल्स के अंदर लिव मॉर्गन को फेस करने के लिए फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और ये मैच बड़े ही क्विक फैशन में एंड हुआ, टैप आउट पर टैप आउट हो रहे हैं, सबमिशन वगैरह लग रहे हैं, और एकदम से ज़ाया ली, सोनिया डेविल और लेसी एवंस का पत्ता कट जाता है। एंड में रोंडा राउजी सोनिया डेविल ने थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन उसके बाद रोंडा राउजी ने यहाँ पे जो है काम तमाम कर दिया सोनिया डेविल का, जब उनको उन्होंने टैप आउट करवा दी, और इस तरीके से विक्ट्री मिल गई है रोंडा राउजी को। इसका मतलब कि रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन का पहला मैच ऑफिशियल हो गया एक्सट्रीम रूल्स के लिए। तो ये काफ़ी तगड़ा चैलेंज होने वाला है लिव मॉर्गन के लिए, क्योंकि रोंडा राउजी जब सामने होती है और तुम्हारे अगेंस्ट में वैसे ही हो जाते हैं। तो देखते हैं इस चैलेंज से किस तरीके से फाइट करने वाले लिव मॉर्गन। इसके बाद फिर से शो के ऊपर बोरिंग चीज़, यार देखो ये मल्टी पर्सन मैच है, 8 मैन टैग टीम मैच होता है, मैक्सिमम मेल मॉडल्स एंड लॉस लोथारियोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड हेट्रो। नो डाउट ये मैच बहुत अच्छा था। इस मैच के अंदर जो सीक्वेंसेस थे यार, मॉन्टेज फॉर्ड जब ऐसे कूदने के काम करते हैं तो वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं, और आज भी वही चीज़ थी इसके अंदर। और जो बेफेस टीम है वो इस मैच के अंदर, अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, अगर आपको समझना है तो आप लोग इस मैच को जाके देख सकते हो, क्योंकि मैच ही अच्छा था। वैसे स्टोरी लाइन वाइज मेरे को ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं खास। स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड हेट्रो टीम ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद अल्फा अकेडमी हमको देखने को मिलती है, और ये मेरे को मस्त सेगमेंट लगा शो से। ये शो की कुछ अच्छी चीज़ों में से था जब अल्फा अकेडमी यानी कि ओटिस एंड गेबल आते हैं, और यहाँ पे वो बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कैसे उनकी जो अपॉर्चुनिटी उसको बेकार कर दिया, ऐसे वैसे। ओटिस अगर सामने से खड़ा होता तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उस इडियट को बता देता कि ओटिस क्या चीज़ है, लेकिन आज मौका था ओटिस के पास ऐसा करने का, बट क्या वो चीज़ कर पाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, नया टाइटनट्रॉन है, नया थीम सॉन्ग, मतलब नया नहीं है एग्जैक्टली, उसको आप कह सकते हो रिमिक्स टाइप का कर दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है। मतलब नया बंदा आया, तुम उसको बिल्कुल पुरानी चीज़ के साथ लेके आ जाओगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ ये थोड़ा सा चेंज हुआ। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और भाई तबाही मचानी उन्होंने शुरू कर दी है। भाई उन्होंने पावर बॉम्ब ओटिस को भी दिया है, जो कि 350 पाउंड के आसपास हैं, इतना तो उनका आराम से हो गई। तो भाई उस बंदे को ऐसे उठा के पटकना ये बिल्कुल मजाक बात नहीं होती है। जिस तरीके से वो मैन हैंडल कर रहे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन की स्ट्रेंथ, भले ही आपको लग रहा होगा कि उनने कटिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा मसल्स की डेफिनेशन अच्छी आ गई है, हल्का सा साइज़ आप कह सकते हो कंपैरेटिवली कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने फैट परसेंटेज कम किया है, बट उसके बावजूद भी स्ट्रेंथ यहाँ पे वही रिमेनिंग है, वही सेम है, वही मेंटेन करके रखी हुई है। और मज़ा आया ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऐसे देखने में। थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके रिंग गियर को लेके, जो कि रेड है शायद, हाँ, और टाइटनट्रॉन पे लिखा था मॉन्स्टर ऑफ द ऑल मॉन्स्टर्स ऐसे करके कुछ लिखा था। तो मुझे उनका गियर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, बिल्कुल ही वो अलग से लग रहे हैं। रेड मतलब ऐसे मॉन्स्टर पे इतना सूट नहीं करता, बट खैर हम गियर से ज़्यादा क्या करें जब उनके कारनामे अच्छे हो रहे हैं रिंग के ऊपर। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन की आगे बुकिंग के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे उनको क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बड़ी अपॉर्चुनिटी से आई होप आप लोग मतलब समझ रहे होगे। शो के मेन इवेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ड्रू मैकिंटायर एंड सोलो सिकोवा का मैच। अब इस मैच से पहले सीन क्या होता है, ऊसोस एंड सैमी ज़ेन यहाँ पे आते हैं, और ऊसोस और सैमी ज़ेन जब आते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में बातें हो रही हैं, सोलो सिकोवा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो अपना परचम लहराने की बात कर रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको इंटरप्ट करते हैं। ये मेन इवेंट के अंदर नहीं, पहले हुआ था।
इंटरप्ट करने के बाद ड्रू मैकिंटायर के सामने सोलो सिकोवा अलग खड़े होते हैं, बट उनको जो है चेयर से मार के भगा दिया और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे स्टैंड टॉल ही करते हैं, सबको भागना पड़ जाता है। सैमी ज़ेन को उन्होंने चेयर शॉट मार दिया, जबकि वो सोलो सिकोवा का माना था, क्योंकि सैमी ज़ेन पीछे से उनको आके पुश कर देते हैं और अपने ऊपर ही अटैक ले लेते हैं। उसके बाद शो के मेन इवेंट मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब पहले तो इनके बीच काफ़ी बातें चल रही होती हैं कि क्या हमको रिंग साइड के ऊपर आना चाहिए, क्या हम ऐसा करें वैसा करें, लेकिन फिर डिसाइड होता है सारे बंदे रिंग साइड के ऊपर आएंगे। एंड अभी रोमन रेंज कहाँ थे उसके बारे में बात करेंगे। तो रिंग साइड के ऊपर उन्होंने पक्का करनी थी चुल, वो उन्होंने चुल करी, बहुत ज़्यादा उनके लिए दिक्कतें खड़ी हुई, और दिक्कतें ऐसी खड़ी हुई कि क्लेमोर तो लगा दी सोलो सिकोवा के ऊपर, लेकिन अब और दिक्कत है, पीछे से आ जाते हैं कैरियन क्रॉस और उन्होंने आकर अपने होल्ड में फंसा लिया ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी मौक़ों पर खड़े होने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे, इवन खड़े हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको धराशायी कर दिया। एक वो इफेक्ट आपने देखा होगा जो हमको देखने को मिलता भी है कैरियन क्रॉस के एंट्रेंस पे, जब वो एंट्री मारते तो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, वही सीन यहाँ पे था। और ड्रू मैकिंटायर सोलो सिकोवा का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, यानी कि सोलो सिकोवा को मेन रोस्टर पर पहला मैच ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मिला। वो सुपरस्टार जो कि सबसे बड़ा थ्रेट कुछ दिन पहले रोमन रेंज के लिए था उनकी चैंपियनशिप के लिए, और उनके सामने सोलो सिकोवा जीते नहीं तो हारे भी नहीं है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से आगे सोलो सिकोवा मेन रोस्टर के ऊपर चलने वाले हैं। बट हाँ, ये चीज़ भी आज क्लियर हो गई है शो से। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि एक्सट्रीम रूल्स का जो मेन इवेंट है वो बताया जा रहा है ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस, और क्लियरली आज हमने जो चीज़ देखी स्मैकडाउन के ऊपर उससे वो चीज़ क्लियर होती है। बट डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ थी शो के ऊपर, रोमन रेंज कहाँ पर है। तो रोमन रेंज को आज भी स्मैकडाउन के ऊपर फीचर नहीं किया गया। ये मेरे ख्याल से रोमन रेंज की रिसेंट टाइम में किसी भी चीज़ को ले लो, बोरिंग आपने किसी मौके पर बोला हो रोमन रेंज का कैसे बोला, एटलीस्ट बंदा शो के ऊपर शो अप करता था, बट वो चीज़ अब नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलो पीपीवी या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं आना एक बार को समझ में आती है बात, लेकिन अगर वीकली शोज भी मिस हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऊसोज एंड सोलो सिकोवा को जो हेल्प मिल सकती थी, मतलब रोमन रेंज के साथ खड़े होने से जो उनके ऊपर अटेंशन आती, वो मौका डब्ल्यूडब्ल्यूई मिस करी। और सोलो सिकोवा का डेब्यू हो रहा है और रोमन रेंज शो के ऊपर नहीं है, ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स मुझे बताना, लेकिन इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन आपको कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक अपडेट आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से, और ड्रू मैकिंटायर क्यों नहीं जीते रोमन रेंज के सामने, इसके बारे में क्या बात है। इसके बारे में बात यह है कि सिर्फ एक रीज़न है ड्रू मैकिंटायर का हार और रोमन रेंज की जीत का, और वो है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेट करना चाहती है रोमन रेंज को लेजेंड ऑफ दिस जनरेशन। यानी कि अगर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर के सामने यहाँ भी जीत जाते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैब्लिश कर पाती रोमन रेंज को, ऐसा उनका सोचना था। और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा कि आखिर क्यों हमको जो विक्ट्री है वो देखने को मिलती है रोमन रेंज की क्लैश एट द कैसल के अंदर। इवन गाइज एक स्टैट और सामने आया रोमन रेंज के बारे में, और वो ये है कि 1000 दिन रोमन रेंज को हो चुके हैं बिना पिन हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और अगर वो रेसलमेनिया तक भी चैंपियन बन के जाते हैं, यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके पास होती है, तो भाई उनका जो रेन है वो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1000 दिन भाई ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं होती कहीं से। ब्लड लाइन से रिलेटेड एक और चीज़ है, आप लोग MJF का वाला ट्वीट देख सकते हो जहाँ पर उन्होंने सिंपली ये वाली इमोजी पोस्ट की है, और ये वाली इमोजी आपको पता है वी द वंस करके ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करने वाली चीज़ बताती है। तो ये जब उन्होंने ट्वीट किया तो सारे लोग कहते हैं अरे ये MJF क्या कहना चाह रहा है। रिसेंटली तो उसने कहा था कि AEW की चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी लेके जाएगा, तो ये क्या हमको हिंट मिल रहे हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, थोड़ा सा मज़े तो ले लिए, अब मज़े लेने के बाद क्लैरिफिकेशन भी देना था। वो लिखते हैं कि TNT के ऊपर AEW रैम्पेज हो गई है, और टोनी खान ने मुझे बोनस किया है इस वाले ट्वीट को करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने फैंस के साथ खेल के अच्छी तरीके से खेली, और ये काम MJF बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। एक्सट्रीम रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था कि रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का जो मैच है वो ऑफिशियली हो गया है। तो एक्सट्रीम रूल्स का फिलहाल जो पोस्टर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमको सिर्फ रोंडा राउजी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोंडा राउजी को पोस्टर के ऊपर दिखा रहे हैं। अब तुम कहीं से भी नहीं कह सकते कि जो बंदा पोस्टर के ऊपर होता है उसको विक्ट्री मिल जाती है। हमने सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक के पोस्टर पर भी देखा था, ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैसल में भी देखा था, बट वो चीज़ डेफिनेटली कहीं से भी नहीं हुई। तो रोंडा राउजी है तो मान लो इसे बस हाँ अट्रैक्शन के लिए किसी भी सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज़ कर सकती है। जे ऊसो की बात करते हैं तो नई इंक नया टैटू उन्होंने अपनी चेस्ट के ऊपर बना रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने बनाया है। और डेफिनेटली जो टैटू है वो उनकी ब्लड लाइन के लिए ही है, क्योंकि जो पूरी फैमिली है उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को लेके शायद उन्होंने यहाँ पर ये टैटू बनाया है। अब दोनों ही चेस्ट के ऊपर हमको जे ऊसो का टैटू देखने को मिल रहा है। अभी तक रिंग के अंदर तो शायद देखा नहीं ना हमने, बट हाँ जल्दी इसको भी फ्लॉन्ट और फ्लेक्स करते हुए दिखाई देंगे। एंड ये इनकी मतलब मस्त लगता है, कूल टैटू, ये जो पूरी ट्रैवल वाली चीज़ है। वैसे उनकी फैमिली से रिलेटेड है तो उनके लिए ये करना और भी ज़्यादा ऑनर की बात होगी। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और रिसेंट में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज का जो बेफेस टर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान करेगी जब वो अपने इस वाले जो रोमन रेंज का हिल टर्न चल रहा है उसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन गाइज ये आइडिया ऑलरेडी बैक स्टेज में पिच हुआ पॉल हेमन एंड रोमन रेंज के सामने कि रोमन रेंज का जो ट्रैवल चीफ वाला कैरेक्टर है उसको हमको बेबी फेस बनाना है, बट इस वाले आइडिया के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया है रोमन रेंज एंड पॉल हेमन ने। उनके अकॉर्डिंग ट्रैवल चीफ रहेगा तो वो सिर्फ हील रहेगा, इस सुपरस्टार को, इस कैरेक्टर को, इस गिमिक को हम बेबी फेस में टर्न नहीं करने वाले। अब इससे दो बातें सामने आती हैं,
या तो रोमन रेंस का फेस टर्न होने ही नहीं वाला, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि रोमन रेंस बिग डॉग कैरेक्टर में ही वापस जाएंगे और उसके बाद ही WWE उनके फेस टर्न के बारे में सोच सकती है। क्योंकि WWE का मानना ये है कि इस समय रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ कैरेक्टर सही चल रहा है, उनको ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जो सारा बर्डन है इस समय वो रोमन रेंस कैरी कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बिलीवेबल बात है। क्योंकि अगर रोमन रेंस इस समय ना हो तो फिर वैसे उनकी अपसेंस कितनी ज़्यादा हमको खलती है स्मैकडाउन के ऊपर, वो आज ही शो से पता चला। तो ये चीज़ क्लियर ही है कि रोमन रेंस इस समय कंपनी के बारे में इस कैरेक्टर के साथ सही चल रहे हैं, और WWE शायद एक्सपेरिमेंट ना करना चाहे, तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है रोमन रेंस के बेफेस कैरेक्टर के लिए। वैसे पसीना काफ़ी आ गया, तो उस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक, वीडियो को भी पसीना आ गया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।